सीएमएच में शाहजेब की मैयत को लेकर वहां पर लोगों में गुस्सा था और लोग सीएमएच के इर्द जमा होना शुरू हो गए। ये जो रात का सिनारियो वहां पे बन रहा था, कानूनी कार्रवाई रियासत के आला अथॉरिटीज और प्राइम मिनिस्टर और उनकी कैबिनेट के खिलाफ, आईजी के खिलाफ ये डिमांड की जा रही थी एक मैयत को लेकर। इस दौरान 2-2:30 बजे के बाद वहां पर एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया और इसमें रेंजर्स और मुकामी पुलिस उन्होंने हिस्सा लिया। लोगों को डिस्पर्स करने की एक अटेम्प्ट की गई। उसमें स्नाइपर्स भी कहा जा रहा है कि छतों के ऊपर तैनात थे। बहुत सारे लोग इंजर्ड हुए। जो अफसार आलम साहब का ट्वीट है, ये बुनियादी तौर पर सरकारी मौक़िफ़ है। उन्होंने ये कहा है कि 4 पुलिस के जवान और 3 सिविलियंस यानी मजमूई तौर पर 7 लोग जो हैं वो इस दौरान जाँ बहक हो गए। और इसके अलावा जो दूसरी तरफ से ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी है, उनकी तरफ से ये जरूर कहा जा रहा है कि दर्जनों सैकड़ों हलाकतें हो गई हैं। आजाद जम्मू कश्मीर का वो बजट जो पहले से ही वफाक की तरफ से एक पीनट सा दिया गया होता है, उसका एक प्रोपोर्शन जो है वो वापस मुख्तलिफ सूबों में लेके जाना, खासतौर पर पंजाब में एक बढ़ा जाता है। ओवरऑल जो 12 नशिस्तों के वोटर्स हैं, मुहाजिरीन नशिस्तों पे 5 लाख वोटर्स हैं, उसमें से भी तकरीबन 70,000 से ज्यादा वोट जो है वो बोगस वोट। 8 रुकने असेंबली इस वक्त 12 में से ऐसे हैं जिनके बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि वो वाकई मुहाजिर है। नाजरीन आदाब, अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं राजा इकराम साहब, जो कि हमारे पुराने दोस्त हैं। हमने इकट्ठे पढ़े भी हैं। राजा इकराम बहुत से पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल्स के साथ वाबस्ता रहे हैं एज रिपोर्टर, और इस वक्त जो है वो मुझे इसलिए ज्वाइन कर रहे हैं कि आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में एक मरतबा फिर जो है वो क्लैशेस हुए हैं कुछ प्रोटेस्टर्स के दरमियान और लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के दरमियान। इनकी इसमें जो है वो कुछ लोगों की हलाकतों की भी जो है वो इतलात आ रही हैं। बड़ी तादाद में जख्मियों की भी इतलात आ रही हैं। पिछले साल मैंने इकराम के साथ एक रिकॉर्डिंग की थी, वीडियो की थी, जिसके अंदर मैंने इनसे पूछा था, जब वहां पर भी एहतजाज हो रहे थे तब भी इसी किस्म की सूरत हाल थी, और एक जो है वो मुआहदा उस वक्त जो है वो वजूद में आया था। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि उस मुआहदे की कुछ चीजें जो हैं उनके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। इकराम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। ये बताइएगा कि ये क्या वाकया हुआ है कल, इसमें क्या इतलात हैं, आपके पास क्या इतलात हैं और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? थैंक यू अली। जैसे कि आपने कहा कि जो आज़ाद जम्मू कश्मीर का ये जो एपिसोड है, पिछले साल हमने अक्टूबर में, मुझे वो वक्त भी याद है, जब जेएसी यानी जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जो है वो प्रोटेस्ट के ऊपर थी। और उस वक्त जो चार्टर ऑफ डिमांड था, 38 डिमांड्स थी, उसके ऊपर जो डायलॉग हुआ था, जो बातचीत हुई थी गवर्नमेंट के साथ जेएसी की, उसमें यह एग्री किया गया था कि खास तौर पर जो जम्मू कश्मीर की जो कानून साज असम्बली है, उसमें 12 महाजरीन की जो नशिस्तें हैं, ये एक ऐसा सवाल है जो टेक्निकल इसमें चीजें देखने की जरूरत है और आईनी और कानूनी माहिरीन की राय दरकार है। लिहाजा फौरी तौर पर इसके ऊपर कोई भी अमल दरामद नहीं होगा, और ऐसा होगा कि इसके ऊपर कमेटी बनेगी और कमेटी अपना इनपुट देगी, और उसके बाद पाकिस्तान में जो फेडरल गवर्नमेंट है और आजाद जम्मू कश्मीर की जो गवर्नमेंट है, वो मिलकर कोई किसी कंसेंसस के ऊपर पहुंचकर कोई फैसला करेंगी। ये एक कमेटी के दरमियान, पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत के दरमियान और आजाद जम्मू कश्मीर की जो गवर्नमेंट है उसके दरमियान मुआहिदा हुआ था। लेकिन हुआ ये कि इस मुआहिदे के लिए 3 महीने का वक्त जो है जेएसी को दिया गया था। मगर बदकिस्मती ये हुई कि आप कैलकुलेट करें इसको, अगर अक्टूबर से लेकर अब जून है, 6 मंथ्स, तो ये 6th मंथ चल रहा है और 3 मंथ्स पिछले ईयर के, तो तकरीबन 9th जो मंथ है ये इस वक्त चल रहा है। लेकिन इसके ऊपर कमेटी ही अभी तक नहीं बनी, कोई प्रोसीडिंग नहीं हुई। वो आईनी और कानूनी माहिरीन की कमेटी जिसे बनना था 12 सीटों का जायजा लेने के लिए कि क्या इनको खत्म किया जा सकता है या इनको खत्म ना किया जाए, कोई दूसरा हल निकाला जा सकता है। तो इस मुआहदे के ऊपर जो पेशरफ्त है वो बुनियादी कमेटी की फॉर्मेशन के ऊपर ही डेडलॉक बरकरार है, जिसको लेकर जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जो है वो अब बाजिद है कि चूंकि अब स्टेट के अंदर 27 जुलाई का इलेक्शन है, और इलेक्शन की अनाउंसमेंट तो ये कल परसों ही आई है, लेकिन जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने 9 जून की जो अपनी कॉल थी लॉन्ग मार्च की, वो उससे पहले दे रखी थी। और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का जो मुतालबा है वो ये है कि आप इलेक्शन में जा रहे हैं, पहले आप डिसाइड करें जो आपका प्रॉमिस है, जो आपका वादा है ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ, उसको फुलफिल करें, और जो 12 नशिस्तों का मामला है इसको डिसाइड करें, उसके बाद आप इलेक्शन में जाएं। अब स्टेट दूसरी तरफ से, खासतौर पर इस वक्त जो
फैसल मुमताज राठौर साहब की हुकूमत है, वो ये कह रही है कि इसके ऊपर मिल बैठ के ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस उन्होंने एक वहां की मुकामी सियासी जमातों की, जिसमें वही पाकिस्तान की कुछ जमातें, नून लीग, पीपल्स पार्टी मेजर जमातें हैं, फिर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हो गई, इस तरह की जमातें हैं, और उनमें उन्होंने ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को भी दावत दी कि आप भी आइए, मिल बैठकर यहां पर कोई मसला हल निकालते हैं। तो ये उनके लिए एक बिल्कुल नई चीज थी। पहले उनके साथ तय किया गया था कि इसके ऊपर कोई कानूनी कानूनी आईनी माहिरीन की कोई कमेटी बनेगी, जिसमें एक्शन कमेटी के मेंबरान भी शामिल होंगे, फेडरल गवर्नमेंट भी अपने मेंबरान देगी और आजाद जम्मू कश्मीर की हुकूमत भी अपने मेंबरान देगी। मगर ये जो नई चीज थी कि कोई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला ली जाए और वो डिसाइड कर ले, वो एक्शन कमेटी के लिए काबिल कबूल नहीं थी। और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि एक्शन कमेटी समझती है कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो पार्लियामेंट के अंदर जमाते हैं वो तो ऑलरेडी इस सिस्टम का हिस्सा हैं, वो तो 12 नशिस्तें हैं, तो कभी भी उनको खत्म करने की बात नहीं करेंगे। तो इसके ऊपर तो जेएएसी ओनली जो नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट है, ये कोई पॉलिटिकल मूवमेंट भी नहीं है, ये वाज़ेह है कि इसको आजाद कश्मीर में कालेदम जमात करार दिया गया, मगर ये इलेक्शन कमीशन में कोई बाजाब्ता रजिस्टर्ड किसी भी किस्म की सियासी या जी, गैर सियासी पार्टी नहीं है। तो लेकिन इकराम, इसमें इसमें एक सवाल पैदा होता है कि जो जी जी ओरिजिनल जो कमेटी की जो फॉर्मेशन थी उसके मुताबिक उसमें फेडरल गवर्नमेंट भी होनी थी, उसके अंदर जो एजेके की गवर्नमेंट है वो भी होनी थी, और साथ साथ उसके अंदर जेएसी होनी थी। तो उसमें भी अगर आप ये प्ली लेते हैं, या मतलब जेएसी अगर ये प्ली लेती है कि फेडरल गवर्नमेंट या वो क्योंकि स्टेक होल्डर्स है, तो उस वक्त उस सूरत में भी फेडरल गवर्नमेंट एक स्टेक होल्डर होती, जो एजेके की गवर्नमेंट है वो भी स्टेक होल्डर होती, जिसमें वो 12 सीटें मौजूद हैं जो पाकिस्तान से जो रेस्ट ऑफ पाकिस्तान से जो इलेक्शन लड़ा जाता है। तो ये जो सीट्स हैं, इसको देखते हुए जो गवर्नमेंट है, मसलन मैंने कल ख्वाजा आसिफ साहब जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनकी मैंने ट्वीट पढ़ी जिसमें उन्होंने कहा कि ये 12 सीटों का मामला जो है वो इलेक्शन से एक माह डेढ़ माह कबल उठाने से इलेक्शन जो है वो उसका अमल सैबोटाज हो रहा है, और इस मसले को इलेक्शंस में लेकर जाया जाए और इसको एक मसला बनाया जाए, और देखते हैं कि अवाम इसमें क्या वोट देती है। आप इस पर क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है यहाँ पे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनका बयान जो है वो जरा ठीक नहीं है। फैक्ट्स एंड फिगर्स कुछ और हैं। हम्म। बुनियादी तौर पर अगर मैं आपको इस 12 सीटों के कजिए की बात करूं तो ये बहुत पुराना, ये इवन उस वक्त फारूक हैदर प्राइम मिनिस्टर थे आजाद जम्मू कश्मीर के, उस वक्त से ये जो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को के बाद में बनी, लेकिन ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उस वक्त से ही वो, जो कि ज्वाइंट कमेटी तो नहीं थी अवामी एक्शन कमेटी, लेकिन वो लोग जिसमें राजा अमजद अली एडवोकेट हैं और इसी तरह उनके साथ बाकी लोग हैं, लॉयर्स हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ आजाद जम्मू कश्मीर में बाकायदा तौर पर प्रैक्टिस करते रहे, तो वो लोग जो हैं पहले से एंगेज थे। और इसमें 13वीं तरमीम के जरिए भी इसको सेटल करने की वहां की गवर्नमेंट ने कोशिश की, लेकिन उसके बाद वहां की जो एक्शन कमेटी के अंदर जो लीगल दिमाग मौजूद है उन्होंने इसको कबूल नहीं किया, और एक्शन कमेटी के मुतालबात में भी इसको डलवाया गया। जब 2023 में ये जो एक्शन कमेटी है पॉपुलर बनकर सामने आई, तो ये जो सवाल था ये पुराना उस वक्त से चलता आ रहा था। ख्वाजा आसिफ की तरफ से ये कहना कि अब अचानक इलेक्शन से पहले ये मामला सामने लेके आना, ठीक है, पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर या पाकिस्तान की फेडरल लेवल की जो पॉलिटिक्स है उसमें ये मामला शायद फ्रेश है, नया है, लेकिन जो लोग कश्मीर की अंदरूनी सियासत से जुड़े हैं उनके लिए ये फ्रेश नहीं है। और जो एक्शन कमेटी जब से बनी है 2023-24 से ही उनका ये सरे फहरिस्त मुतालबा है। चार्टर ऑफ डिमांड जो है 38 जो एक चार्टर ऑफ डिमांड है, रुकनी मेरे पास अभी मोबाइल फोन में भी उसकी कॉपी मौजूद है। उसमें अगर आप पढ़ें, जो मैं आपके नाजरीन के लिए भेज भी सकता हूं, तो उसमें नंबर आप 1 साथ जो है भेज वो दीजिए ना, ताकि हुकूमत हम वो इस्लामिया स्क्रीन की पर दिखा वलाअत दें। का खात्मा है, और दूसरे नंबर पर है मुहाजिरीन मुकीम पाकिस्तान के नाम पर असम्बली नशिस्तों का खात्मा। अब ये सेकंड उनका फॉरमोस्ट पॉइंट है जिसके ऊपर वो एम्फेसिस कर रहे हैं और मुसलसल कर रहे हैं। असल में एक्शन कमेटी की जो डिमांड्स थी उसमें शायद बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे लोगों को ये मुगालता हुआ कि शायद उनका कोई आटे की सब्सिडी के ऊपर और बिजली की उनके निर्खों के ऊपर कोई मामला था और वो सेटल हो गया तो मामला खत्म हो गया। लेकिन उनकी तरफ से ये बारहा उनके जो रहनुमा हैं उनके साथ जब हमारी भी बातचीत होती है तो वो यही कहते हैं कि भाई हमने कभी भी ये नहीं कहा कि ये थर्ड पॉइंट जो है ये हमारा कोई बस खामखा में चार्टर में डाला गया कोई नुक्ता है, बल्कि हम ये चाह रहे हैं, हमने वफाकी हुकूमत को भी और वहां की रियासती हुकूमत को भी बारहा कहा कि इसके ऊपर
हम किसी भी तौर पर कोई भी समझौता नहीं करेंगे और इसके ऊपर हल निकाला जाना चाहिए। अब जहां तक सवाल है कि ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि असेंबली में लोग आए, वोट हो, उसके बाद फैसला करें, तो इसमें ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ये कहती है कि ये बात आप अब आके कर रहे हैं। अक्टूबर में आपने वादा किया था कि 3 महीने आप दें, अब 3 महीने छोड़ के आप 10 महीने आपके हो गए हैं, लेकिन अब भी आप आगे आगे का दिखा रहे हैं। तो उसमें जो एक्शन कमेटी का जो फियर है वो ये है कि अगर एक बार असेंबली नई बन गई, नए हम्म। महाजिर वुजरा भी आ गए, 12 सीटें वो भी आ गई, तो उसके बाद तो असेंबली में जो भी लेजिस्लेशन होगी वो उसके ऊपर असरअंदाज भी होंगे। और ब्लेम जो एक नंबर गेम है, जो वफाक में इस वक्त खासतौर पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो है दोनों इख्तिदार में है, तो आजाद कश्मीर में बिल्कुल जैसे आप अभी जीबी में सूरत हाल देख रहे हैं, कुछ ऐसी ही सूरत हाल आजाद जम्मू कश्मीर में भी है। तो वहां पे जो गवर्नमेंट अब इलेक्शन के बाद आने वाली है वो कोई क्लियरली 2/3 मेजोरिटी लेकर गवर्नमेंट बनने वाली नहीं है, ऐसा बजाय नजर नहीं आ रहा। तो उसके लिए लेजिस्लेशन करना वो इतना आसान नहीं होगा किसी भी जमात के लिए, चाहे वो पीपल्स पार्टी मैदान में आ जाती है, चाहे नून लीग आ जाती है। तो ये अच्छा, फियर है। ये एक जी अभी हमें जो है वो कल के वाक़े पर भी आना है। इसको लेकिन क्योंकि ये बात हो रही है तो देखें, एक आर्गुमेंट तो ये बिल्ड होता है ना कि भाई इस मामले के ऊपर जो है वो जेएसी जो है वो कोई नुमाइंदा जमात नहीं है, उसकी जो है वो एक आई मीन इट्स अ स्टेक होल्डर ऑफ कोर्स एज अ पब्लिक, एक सियासी इत्तेहाद के तौर पर। लेकिन इसकी पार्लियामेंट के अंदर जो इसकी जो पोजीशन है वो भी देखने के जो है वो अभी देखी जानी चाहिए। दूसरी बात ये कही जाती है कि जो महाजरीन हैं वो बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान के अंदर आबाद हैं, और वो वहां से आए थे, और उनकी जो है वो सीटें रखी ही इसलिए गई हैं, इसकी फॉर्मेशन जो असेंबली की है, लेजिस्लेटिव असेंबली की, वो रखी इसलिए गई है कि इनकी भी एक जो है वो से होनी चाहिए है लेजिस्लेशन के अंदर, जो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हो रही हो, क्योंकि ये स्टेक होल्डर्स हैं लार्जर कश्मीर इशू के हवाले से। और ऑब्वियसली वो ग्रांटेड के वो फिर इस्तेमाल भी होता है दीगर मकासद के लिए। लेकिन जो इसकी बुनियाद है, जिस वजह से इन 12 सीटों को रखा गया है, वो तो वहां मौजूद है। तो ऑब्वियसली डेमोक्रेसी जो है वो बड़ा मुश्किल प्रोसेस होता है। बहुत से लोगों को आपको जो है वो कन्विंस करना पड़ता है कि भाई आप जो है ना वो अपना ये छोड़ें, और लोग जो पाकिस्तान के अंदर मुकीम हैं, ऐसे मुहाजिरीन जो कि इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर से उस वक्त आए थे 1947-48 की वॉर के दौरान, और उसके बाद जो एक मसाइल वहां पर पेश आए, तो उसकी वजह से वो यहाँ पर जो रह रहे हैं उनके अंदर ये किसी तरीके से उनको समझाया जाए कि आपकी ये जो 12 सीटें हैं ये दुरुस्त नहीं है, और वो अपना जो हकूक हैं उनको छोड़ दें। ये एक पेचीदा मसला है, इसको एक कमेटी की नजर करना, क्या वो या जेएसी की जो है वो प्रोटेस्ट्स की वजह से इसको मान लेना, क्या ये भी एक जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक चीज नहीं है कानूनी एतबार से देखा जाए तो? बिल्कुल, आपका जो सवाल है अली, इसी वजह से ये सारा कन्फ्रंटेशन भी इस वक्त सामने आ रहा है कि एक तरफ जो रियासती गवर्नमेंट है वो इसको अपना वो राइट समझती है कि हम लेजिस्लेटर हैं, और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये उनका बुनियादी हक है, अरकान असेंबली का बुनियादी हक है कि वो जब तरमीम करें तो ये उनका राइट है कि जो लोगों से वोट लेके आ रहे हैं वो आजाद जम्मू कश्मीर के आइन में जिस तरह से भी मुनासिब समझते हैं वो तरमीम करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई प्रेशर ग्रुप आ गया और उसने कह दिया कि जी अब ये तरमीम करें, तो उनके कहने पे, उनके डिक्टेशन के ऊपर ये तरमीम होनी चाहिए। लेकिन अब दूसरी तरफ जो एक्शन कमेटी के लोग हैं जो कि इस मामले के ऊपर खास से हार्ड लाइनर्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर तो ये मामला खालिस्तान आईनी और कानूनी है तो फिर तो हम बिल्कुल साइड लाइन पे होने को तैयार हैं। लेकिन जिस तरीके से रियासत में एक जो गवर्नेंस है वो डिस्टर्ब होती है, क्योंकि वो इसको लिंक करते हैं अशरफिया की मुराद के खात्मे से। बुनियादी तौर पर जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का एक जो चार्टर ऑफ डिमांड में मुतालबा है वो ये है कि कश्मीर के अंदर जो सियासी अशराफिया है उसकी अयाशियां, उसके प्रोटोकॉल्स और उसकी मुराद इतनी ज्यादा है कि अब उनको कंट्रोल करना चाहिए और उनके ऊपर गिरफ्त होनी चाहिए, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, अगर मैं बेहतर लफ्ज इस्तेमाल करूं। अब उस पब्लिक अकाउंटेबिलिटी में जब वो आते हैं तो उन्होंने जब इसको प्रॉपर एक केस स्टडी के तौर पर देखा तो उन्होंने देखा कि भाई जो आजाद जम्मू कश्मीर के अरकान असेंबली है उनका तो हम उनकी अकाउंटेबिलिटी तो हम करें, लेकिन ये जो पाकिस्तान के अंदर से इलेक्शन लड़के यहां पे आ रहे हैं और जो फंड यहां से लेकर पाकिस्तान में जा रहे हैं, अब पंजाब बहुत खुशहाल सूबा है एज कंपेयर टू आजाद जम्मू कश्मीर,
और पंजाब के जो सूबाई असम्बली के अरकान हैं उनको प्रॉपर फंड मिलता है। पंजाब के नेशनल असम्बली के अरकान हैं, सेनेटर्स हैं, उनको उनकी एक्सेस है ऐवान तक, इक़्तिदार तक, उनको फंड्स मिलते हैं और वो वहां पर डेवलपमेंट भरपूर कर रहे हैं। अब ऐसे में यहां से आजाद जम्मू कश्मीर का वो बजट जो पहले से ही वफाक की तरफ से एक पीनट सा दिया गया होता है, उस बजट को वापस वहां से लेकर उसका एक प्रोपोर्शन जो है वो वापस मुख्तलिफ सूबों में लेकर जाना, खासतौर पर पंजाब में एक बढ़ा जाता है। और फिर अगर वो मुहाजिरीन के ऊपर लगे, ये जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का उनका बयानिया जो है वो मैं आपको बता रहा हूं, वो ये कह रहे हैं कि अगर तो वो मुहाजिरीन के ऊपर लगता है तो फिर भी हम हमारे लिए कबूल है। लेकिन वो जो बजट एक एमएलए का, जो खुद एमएलए हैं वो भी इस बात को मानते हैं कि 3 करोड़ तक जो उनका बजट है एनुअली वो है, तो वो जो 3 करोड़ तक का बजट है एक एमएलए का, वो ये कह रहे हैं कि वो भी मुहाजिरीन के ऊपर नहीं लग रहा। जो राजा अमजद अली एडवोकेट हैं, जो लीगल एक्सपर्ट हैं जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी में, ये सारा इस केस को खासतौर पे वो देख रहे हैं, मैंने उनको भी सुना था। वो ये कह रहे हैं कि 5 लाख जो वोटर्स हैं ओवरऑल, जो 12 नशिस्तों के वोटर्स हैं मुहाजिरीन नशिस्तों पे 5 लाख वोटर्स हैं, उसमें से भी वो कोट कर रहे हैं कि तकरीबन 70,000 से जायद वोट जो है वो बोगस वोट है। इसी तरह जो 12 पिछली असेंबली में, अभी भी बल्कि असेंबली तो चल रही है, इस असेंबली में जो 12 मुहाजिर नशिस्तों पर रुकने असेंबली मुंतखब हुए, उनमें से सिर्फ 4 ऐसे मेंबरान हैं जो क्लियरली, जिनके बारे में वाज़ेह तौर पर आप ये कह सकते हैं कि ये वो लोग हैं जिनके आबाओ अजदाद जम्मू कश्मीर से माइग्रेट कर कर पाकिस्तान के सूबों में नारोवाल, शकरगढ़, गुजरांवाला, लाहौर, फलाफला इलाकों में मुकीम है। 8 रुकने असेंबली इस वक्त 12 में से ऐसे हैं जिनके बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि वो वाकई मुहाजिर है। उनकी जो कश्मीरी नेशनैलिटी आप कह लें, जो उनका बाशिंदा रियासत का सर्टिफिकेट कह रहे हैं, उसके ऊपर सवालात हैं। 4 के बारे में तो कहा जा रहा है कि क्लियरली, वो ये राजा अमजद अली एडवोकेट की स्टेटमेंट में आपको दे रहा हूं कि 4 के बारे में तो वो ये कह रहे हैं कि बिल्कुल क्लियरली वो नॉन रेजिडेंट ऑफ स्टेट हैं और 4 की मशकूक है। तो ऐसे में वो ये कह रहे हैं कि अब हम अगर पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर ये बात छोड़ें, पीपल्स पार्टी और नून लीग के ऊपर बात छोड़ें, तो वो तो बेनिफिशियरी है इस सारे सिस्टम के। अभी जो इलेक्शन होगा, अली, हम इस केस से हटके मैं आपको अपना मुशाहिदा बयान करता हूं। होगा ये, अभी जो इलेक्शन होने जा रहा है कि वफाक में हुक्मरान जमात नून लीग है और पीपल्स पार्टी भी उनकी इत्तेहादी जमात है। 12 में से 10 नशिस्तें पंजाब में आती हैं। वो जो 10 नशिस्तें हैं वो नून लीग मैनेज करने की भरपूर कोशिश करेगी, पीपल्स पार्टी उनको तोड़ने की सरतोड़ कोशिश करेगी, लेकिन मेरा ख्याल है बहुत मुश्किल है पीपल्स पार्टी के लिए। और नून लीग उसके ऊपर 12 में से 10 नशिस्तें या 8 नशिस्तें आराम से ले जाएगी। अब जब नून लीग यहां से ये इतनी बड़ी तादाद में, एक ऐवान की टोटल नुमाइंदगी ही 53 है, उसमें से 10-12 आपने मैनेज कर लिए, तो बाकी तो आपका नंबर जस्ट 15 रह गया। आपने 27 का नंबर पूरा करना है, आपने प्राइम मिनिस्टर बना लेना है। तो ये एक रिजेंटमेंट है कश्मीर के अंदर। इसमें बुनियादी तौर पर जब हम बात करते हैं तो मैं तो यहां पर यह भी कहूंगा कि ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी नहीं कहना चाहिए, ये ओवरऑल खास तौर पर पुंछ डिवीजन, मीरपुर डिवीजन और मुजफ्फराबाद डिवीजन, ये यहाँ के अवाम का रिजेंटमेंट है। मैंने पब्लिक के ऊपर, पब्लिक में जाकर बातचीत किया, वहां के लोग जो है, वहां पर इस वक्त जो पॉपुलैरिटी है वो किसी सियासी जमात की नहीं है। वहां पर एक्शन कमेटी जो है वो एक पॉपुलर जमात है। और इवन अभी जो हालात हैं वहां पे जो आम आदमी है वो तो उन्हें ये कह रहा है कि भाई आप इक्तदार में आए, वोट लें, हम आपके साथ हैं, ये सारा कुछ बदलें। लेकिन एक्शन कमेटी जो है उसके काबरीन की बहरहाल अपनी स्ट्रेटेजी है, वो ये कह रहे हैं कि हम बुनियादी हुकूक के ऊपर बात करेंगे। और वो ये कह रहे हैं कि बुनियादी हुकूक में आटा, चीनी, चावल ही नहीं है, बुनियादी हुकूक बिजली नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि हक हुक्मरानी और हक मलकियत जो है ये भी बुनियादी हुकूक में शामिल है और रियासत के अवाम जो है वो फैसला करेंगे। यहाँ पर मैं आपकी बात को लंबा करूंगा, आखिरी में इस सवाल को समेटूंगा कि मैं पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया में भी देखता हूँ, पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े नाम है जर्नलिस्ट के, एक्सपर्ट्स जो हैं, उनकी राय आती है, तो वो जब बात कर रहे होते हैं बुनियादी मालूमात वहां पर भी नहीं है। लोगों को पाकिस्तान में भी मिसकंसेप्शन फैलाया जा रहा है, गलत मालूमात दी जा रही है। इस वक्त जो सूरत हाल है ये कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है कि कश्मीर में कोई ऐसी बागी जमात मैदान में आ गई है जो पाकिस्तान को नहीं मानती, जो कह रही है कि पाकिस्तान वापस जाए, कोई पाकिस्तान के झंडे की कदर नहीं की जा रही, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है।
उनका रिजेंटमेंट, उनका गुस्सा वहां की लोकल गवर्नमेंट के ऊपर है, और चूंकि वहां की लोकल गवर्नमेंट में नून लीग और पीपल्स पार्टी मेजर जमाते हैं और वो रन होती है पाकिस्तान से, तो ये एक लिंक है। और वहां की जो पॉलिटिकल जो जमातें हैं, जो वहां की नून लीग और पीपल्स पार्टी खासतौर पर मैं कहूंगा, उनके रहनुमाओं की ये बहुत कोताही है बड़ी, कि वो कश्मीर की मुकामी सियासत जो बहुत सेंसिटिव एरिया है, और पाकिस्तान का तो यहाँ पर जो केस है वो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन इस केस को खराब किया जा रहा है। और ये पाकिस्तान के लिए बहुत, ये जो जो कुछ हुआ रावलाकोट में जिसका आपने हवाला दिया है, ये बहुत बुरा हुआ। और इंडियन मीडिया को हमने पहले भी मौका दिया, आज भी मौका मिला है उनको, और इसके जिम्मेदार पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट से ज्यादा वहां की लोकल गवर्नमेंट है, जो यहाँ पर गलत ब्रीफिंग देती है या गलत इंफॉर्मेशन देती है, और उसकी बिना पर यहाँ से वफाक से स्ट्रेटेजीज बनाई जाती है। अच्छा, ये अब आपने रावला कोर्ट की तरफ भी मुझे आना था। रावला कोर्ट में कल जो वाकया पेश आया है, उसके वायलेंस जो है वो एक सीरियस इशू है। जाहिर सी बात है कि वो चाहे प्रोटेस्टर्स के साथ हो रहा हो, चाहे प्रोटेस्टर्स की जानिब से हो रहा हो, वायलेंस अगर होती है तो फिर वो सियासी तहरीक जो है वो एक ऐसी सिमत में चली जाती है जिसके बाद जो है वो उसका सियासी रंग जो है ना वो पीछे चला जाता है, और उसमें जो है वो तशद्दुद का जो एलिमेंट होता है वो सामने आ जाता है। कहा यह जा रहा है, मैं अबसार आलम साहब की, आपने जिक्र किया पाकिस्तान के बड़े बड़े सहाफियों के हवाले से भी, अबसार आलम साहब की मैं ट्वीट देख रहा था जिसके अंदर उन्होंने कहा कि चार लोग जो हैं वो पुलिस और जो क्या कहते हैं एफसी के एहलकार हैं, उनको जो है वो गोलियां लगी हैं। फिर उन्होंने ये बताया कि 20 के करीब जो हैं वो पुलिस और एफसी के एहलकार जो हैं वो जख्मी हैं। साथ उन्होंने ये कहा कि इनमें बड़े जो लीडरान हैं जो जेएसी से ताल्लुक रखते थे, उनको जब गिरफ्तार किया गया तो वहां पर उनकी जानिब से या उनके हामियों की जानिब से जो है वो फायरिंग की गई। इसके बाद ये बताया गया है, साथ जाहिर सी बात है, जो इस वक्त मैं ये सिर्फ अफसार आलम साहब की बात कर रहा हूँ, जो पब्लिक में ऑलरेडी इंफॉर्मेशन मौजूद है वो ये है कि बहुत बड़ी तादाद में उधर लोग जो हैं वो जख्मी हुए हैं। इंडियन मीडिया का दावा है कि 200 लोग जो हैं वो प्रोटेस्टर्स जो हैं उनको कत्ल कर दिया गया है। और बहुत बड़ी तादाद में फिर 200 अगर कत्ल हो गए तो उसके बाद फिर जख्मियों की तादाद जो है वो कहीं ज्यादा हो जाती है। आप जो है वो इसको बताइएगा कि आपकी इतलात क्या कहती हैं। एक तो ये अफसार आलम साहब का जो दावा है, इसको भी आप जो है वो अगर चेक करना चाहें, अगर आपके ख्याल में कोई इससे इतलात जो है वो इससे मुख्तलिफ हैं, और साथ साथ ये भी जो इंडियन मीडिया कह रहा है उसके बारे में भी बताइएगा। जी। अच्छा अली, इसमें जो बुनियादी इंफॉर्मेशन है, क्योंकि वहां पर इस वक्त इंटरनेट जो है वो शट डाउन है, और हम्म। इंटरनेट के अलावा जो आम सिम के ऊपर कॉल्स की जाती हैं वो भी बड़ी रेस्ट्रिक्ट किस्म की जा रही हैं। कुछ नेटवर्क्स चल रहे हैं, कुछ के ऊपर वहां पे भी प्रॉब्लम है। अब मैंने इसको यहाँ पर इस वक्त मैं अगर आपको दो तरह के बयानियां, एक तो जो अबसार आलम साहब का ट्वीट है, ये बुनियादी तौर पर सरकारी मौकिफ है, हम्म। और ये आजाद जम्मू कश्मीर की पुलिस ने जारी किया, वहां की लोकल इंतजामिया ने जारी किया है। और उन्होंने ये कहा है कि 4 पुलिस के जवान और 3 सिविलियंस, यानी मजमूई तौर पर 7 जो हैं लोग जो हैं वो इस दौरान जाँ बहक हो गए हैं। और ये जो कैजुअलिटीज हैं कल और आज रात, यानी इतवार और पीर के दरमियान की शब हुई हैं। अब इसके अलावा जो दूसरी तरफ से ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी है, उनकी तरफ से कोई फिगर तो नहीं आया, लेकिन उनकी तरफ से यह जरूर कहा जा रहा है कि दर्जनों सैकड़ों हलाकतें हो गई हैं, और सीएमएच, वहां पर रावलाकोट में एक हॉस्पिटल है, अब इसकी सीएमएच के बाहर एक धरना जारी था। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ये कहती है कि जो उनके एक रुकन, ये जो वाकया कल पेश आया, रात को जो ऑपरेशन हुआ सिक्योरिटी फोर्सेस ने, इस ऑपरेशन से पहले वहां पर एक मुकामी रहनुमा है, कोर मेंबर है ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के, उमर नजीर कश्मीरी, उनके ऊपर जी। एक अटैक हुआ है, और वो ये कह रहे हैं कि रेंजर्स ने उनके ऊपर हमला किया है। अब जब ठीक। उनको टारगेट किया गया, वो बल्कि उनकी पीआरएस भी हमने देखी है, पट्टियां की हुई हैं सारे सर के ऊपर, और वो वीडियो बयान जारी कर रहे हैं। और उनके साथी जो हैं शाहजेब हबीब, एक रावलाकोट के शहरी हैं, वो जा बहक हुए हैं। अब शाहजेब की जो मैयत है वो सीएमएच में थी। सीएमएच में शाहजेब की मैयत को लेकर वहां पर लोगों में गुस्सा था, और लोग सीएमएच के इर्द गिर्द जमा होना शुरू हो गए। ये एक नेचुरली, आप ये कह लें कि एक एलिमेंट है, कि अगर एक जगह पे कोई मैयत है और वो किलिंग्स में आती है, तो फिर डेफिनेटली लोग उसी तरफ सारे जमा होते हैं। तो सीएमएच हम्म। के बाहर हमने देखा कि हफ्ते को और इतवार को बहुत ज्यादा रश देखा गया, और इतवार की रात को भी बहुत बड़ा क्राउड था रात गए तक। वहां पर जो क्राउड था, वहां पर जो मेंबरान थे ज्वाइंट एक्शन कमेटी के, उन्होंने बाज़ाब्ता एलामिया भी जारी किया, और उनके एलामिया ये था
कि जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के कोर मेंबर के ऊपर हमला किया गया और उनके साथी शाहजेब हबीब को कत्ल किया गया। वो ये कह रहे थे कि अब हमारा लॉन्ग मार्च तो एक तरफ है, हमने 9 जून को हमने लॉन्ग मार्च करना है, लेकिन उससे पहले 6 जून को ही शाहजेब को कत्ल कर दिया गया। लिहाजा हम अब फिलहाल तो प्रोटेस्ट इस कत्ल के खिलाफ कर रहे हैं और हमारी डिमांड ये है कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में डीआईजी, आईजी और फिर उन्होंने तो वज़ीर आज़म फैसल मुमताज राठौर का भी नाम लिया और वहां पर एक ब्रिगेडियर है पाकिस्तान से गए हैं, ब्रिगेडियर 5, उन्होंने उनका नाम भी दिया कि इन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जाए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। ये वहां पर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के जो लोग थे वहां पर जो मौजूद थे, उस मजमे में से खिताब करते हुए एक्शन कमेटी के जो अकाबरीन है उनकी डिमांड सामने आ रही थी। अब ये जो रात का सिनारियो वहां पे बन रहा था, यानी कि कानूनी कार्रवाई रियासत के आला अथॉरिटीज और प्राइम मिनिस्टर और उनकी कैबिनेट के खिलाफ, आईजी के खिलाफ ये डिमांड की जा रही थी एक मैयत को लेकर। इस दौरान रात को तकरीबन कहा जा रहा है कि 2-2:30 बजे के बाद और फजर की नमाज तक वहां पर एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया और इसमें रेंजर्स और मुकामी पुलिस जो है उन्होंने हिस्सा लिया और लोगों को डिस्पर्स करने की एक अटेम्प्ट की गई। उसमें स्नाइपर्स भी कहा जा रहा है कि छतों के ऊपर तैनात थे और वहां पर यह बात रिपोर्ट हुई है, मैंने क्रॉस चेक भी इसको किया है कि बहुत सारे लोग इंजर्ड हुए हैं। अब किस किस्म का फायर था, स्नाइपर फायर था या फिर ये इंजरी किसी और नौयत की थी, इसके बारे में बहरहाल चूंकि अभी वहां पर कनेक्टिविटी इतनी बेहतर नहीं है, कोई हमारे पास वाजे फुटेजेस इमेजेस उस तरह से नहीं है, अगर हैं भी तो अब इस वक्त डिजिटल दौर में, एआई के दौर में ये वेरीफाई करना भी मुश्किल हो जाता है कि ये फुटेज कब की है, आज की है, कहाँ की है, कश्मीर की भी है या कहीं और की है। तो अभी इस तरह के बहुत सारे जो मुखमुसे हैं वो दरमियान में हैं और क्लैरिटी नहीं हो पा रही कि कितने जो हैं वो कैजुअलिटीज कितनी हुई हैं। तो सरकारी सतह आप पर बहरहाल 7 लोगों की जो कैजुअलिटी है वो कंफर्म की गई है। दूसरी तरफ से ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के जो कारकुनान हैं जिन्होंने मुख्तलिफ सूरतों में वहां से फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, मुख्तलिफ वीडियोज में या पोस्टों में ये दावे किए हैं, वो कह रहे हैं कि सैकड़ों लोगों को गोलियां मारी गई हैं। अब गोलियां तो मारी गई हैं या उनको जख्मी किया गया, उनमें से कितने हलाक हुए हैं, कितने जाबाहक हो गए हैं, ये कहना जो है अभी मेरा ख्याल है कबल अज वक्त होगा। और ये इतलात हैं कि उसके बाद वहां पर जो मजमा था वो चूंकि फजर का वक्त था, लोग इस वक्त में स्ट्रेंथ बहुत कम होती है और डेडिकेटेड वर्कर्स जो है वो वहां पर थे, वो स्कैटर्ड हो गए। लेकिन उसके बाद फिर सुबह होते ही वहां पर दोबारा से मजमा जमा हुआ है। शहरी अब दोबारा से इस वक्त भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो रावलाकोट में हालात कशीदा हैं। एक तरफ सिक्योरिटी फोर्सेज है और दूसरी तरफ वहां पर शहरी हैं। ये चूंकि पहाड़ी इलाका है, शहरी मुख्तलिफ जगहों से, मुख्तलिफ पहाड़ों से, मुख्तलिफ स्पॉट से एंटर होने की कोशिश करते हैं शहर की तरफ और जो उनके जो स्पॉट्स हैं वहां तक पहुंचने के लिए वो तगोदो करते हैं। लेकिन जो सिक्योरिटी फोर्सेज है बहरहाल उनका अपना टास्क है कि हमने लोगों को जमा नहीं होने देना, क्योंकि लॉन्ग मार्च जो है उसके बारे में जो मीरपुर से लोगों ने निकलना है, कोटली से, पलंदरी से लोगों ने निकलना है, उन सब ने आके इसी रावलाकोट में पड़ाव डालना और रावलाकोट से जो है सबसे बड़ा काफिला जो होता है वो फिर निकलता है और वो फाइनली जफराबाद की तरफ आता है। ये पिछली 2-3 लॉन्ग मार्चेस जो हुए उसका यही सिलसिला रहा है। तो अब इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें कैजुअलिटीज के बारे में सरकारी नंबर मैंने आपको बता दिया और बाकी जो इन्फॉर्मेशन है मेरा ख्याल है उसके बारे में अभी वेट करना चाहिए। जहां तक इंडियन मीडिया की बात है तो मेरा ख्याल है ये हम सबको पता है, उन्होंने तो खैर बहुत कुछ किया है और वो कुछ भी चला सकते हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं, उनके बारे में तो मैं कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट जो कश्मीर के अंदर हैं या आम आदमी भी जो है जिनके साथ हमारे राब्ते हैं, वो ये बताते हैं कि ऑपरेशन हुआ है और बड़ा एक आप ये कह लें कि सख्त किस्म का क्रैक डाउन हुआ है और ऑपरेशन हुआ। फोर्सेस अच्छा ने जी, फोर्स इकराम का मुझे इस्तेमाल भरपूर किया है। बिल्कुल एक मुझे आखिर में ये बात बताइएगा कि एक ये फियर है और ये जेन्युइन भी है, चाहे इसकी जिम्मेदारी आप किसी भी साइड पर हम रखें, लेकिन ये फियर है कि इसकी वजह से इलेक्शन जो है वो डीरेल हो सकता है। क्या आपको लगता है कि डीरेल हो सकता है? इसमें ये फियर बेसिकली स्पेकुलेशंस पहले से आ रही हैं। कश्मीर के बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं कि जो इस वक्त कश्मीर में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, फैसल मुमताज राठौर की जो गवर्नमेंट है वो नहीं चाह रही कि इलेक्शन हो, वो ये चाह रहे हैं कि हालात खराब हों और उनको मजीद टाइम मिले। 10 मंथ्स का उनको प्राइम मिनिस्टरशिप मिली थी, वो चाह रहे हैं कि जरा और लंबी हो जाए।
तो इस तरह की स्पेकुलेशंस बहरहाल थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अभी जब हम बात कर रहे हैं तो तकरीबन 2-3 घंटे पहले एक एसओपी भी जारी कर दिया है कि ये चीजें होंगी। अब तकर्रुर और तबादले नहीं हो सकते, जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो अपनी अपनी जगह जॉब करेंगे, किसी किस्म की कोई तरक्याती फंड रिलीज नहीं हो सकते। तो ये अलामतें, जस्टिस इस तरफ जा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो बहरहाल इलेक्शन करवाना चाह रहा है, और वहां की सुप्रीम कोर्ट ने भी इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दी है कि वो आप इलेक्शन बर वक्त करवाएं, और इलेक्शन 27 जुलाई को अगर उसका ऐलान हुआ है तो वो होने चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर ये एक बड़ी दिलचस्प ऑब्जर्वेशन जो है वो मैं आपके सामने रखूंगा कि 12 नशिस्तों के ऊपर वहां की सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना फैसला दिया है, और उन्होंने ये कहा है, ये सदर के रेफरेंस पे उन्होंने कहा है, गवर्नमेंट वहां पर गई थी, और उन्होंने ये कहा है कि बेसिकली गवर्नमेंट ये चाह रही थी कि नई असेंबली आए तो वो इसके ऊपर जो भी 12 नशिस्तों का मामला है इसके ऊपर फैसला करे, तरमीम लेके आना चाहे तरमीम लेके आए, नहीं करनी तो नहीं करें। लेकिन वहां की सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी असेंबली, ये असेंबली भी कर सकती है, कोई भी असेंबली जो है चाहे उसका लास्ट डे भी हो, वो लास्ट डे के ऊपर भी वो पूरी भरपूर तरीके से उसी तरह असेंबली होती है जिस तरह वो पहले दिन की असेंबली होती है, और वो लेजिस्लेशन कर सकती है। तो ये एक सुप्रीम कोर्ट ने भी वहां की असेंबली को एक डोर दिया है, एक दरवाजा दिया है कि अगर वो करना चाहे तरमीम अभी भी कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल उसमें मैंने आपको बताया कि इलेक्शन में खासतौर पर नून लीग की हुकूमत और पीपल्स पार्टी भी जोर लगा रही है। पंजाब में जो नशिस्तें हैं ये उनके लिए सोने की चिड़िया हैं, शायद वो इलेक्शन से पहले इसको खोना नहीं चाह रहे, कल को मे भी हुकूमत बना लें, उसके बाद लोगों को खुश करने के लिए कोई फैसला लेकर सामने आ जाए, कोई इसका अल्टरनेट सजेस्ट किया जाए। अभी कुछ देर पहले भी कश्मीर के वजीर आजम कह रहे थे कि मैं अभी भी कह रहा हूँ कि बैठे हमारे साथ, बातचीत करें, दरवाजे खुले हैं, हम बातचीत कर सकते हैं, कोई दूसरा हल निकाल सकते हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि मैंने तो ये भी कहा है कि 12 नशिस्तों को 6 नशिस्तें कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं। तो इस तरह की बातचीत हो रही है। बहुत शुक्रिया इकराम, आपने जो है वो हमें एक बहुत डिटेल्ड एक अकाउंट दिया जो सूरत हाल है इस वक्त आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का। ये बात बिल्कुल दुरुस्त आपने कही कि यहाँ पर इस वक्त सूरत हाल जो है वो ऐसी नहीं है कि पाकिस्तान मुखालिफ कोई तहरीक खड़ी हो गई हो, लेकिन जिस तरह की सूरत हाल पैदा होती जा रही है इससे जो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो सेंटिमेंट है उसमें कोई बेहतरी नहीं आई होगी। पाकिस्तान से किसी के दिल में कोई एग्जैक्टली। मोहब्बत में 2% इजाफा नहीं हुआ होगा, 2% कमी जरूर आने का इम्कान है। तो इसको जो है वो हमें मकामी जो हुकूमतें होती हैं वो कभी भी अपनी पावर्स जो हैं उनको डाइल्यूट नहीं करना चाहती, कोई भी हुकूमत नहीं करना चाहती, अली, मैं लेकिन आपको यहाँ पे आप ये एक नुक्ता रखूंगा। ये जो जी इस वक्त जो 12 नशिस्तें हैं ये 1974 में एक उबूरी एक्ट आजाद कश्मीर में बना था, उसके बाद से आई हैं। सही 47 यानी 47 जब कश्मीर जो मौजूदा आजाद कश्मीर है, जब से वहां की हुकूमत क्याम उसका अमल में आया है, 47 से 74 तक कोई महाजर नशिस्तें नहीं थी। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि तब कोई पाकिस्तान का कश्मीर का काज कोई बहुत उसमें कोई फर्क आ गया था, वो कोई हम्म, बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं थी, या कोई मसला कश्मीर इंटरनेशनली किसी को कोई मानने को तैयार नहीं था। तो ये जो कहना, मतलब बहुत सारे लोग इस सारी बयानिए की जंग को मैनिपुलेट करते हैं पाकिस्तान में, मैंने देखा है कि वो ये कह रहे हैं कि जी ये तो खत्म हो गया, तो इसका मतलब है कि कश्मीरी जो है वो शायद इंडिया के साथ ज्यादा इंटरेस्टेड है, पाकिस्तान को वो झंडी गिरा रहे हैं, पाकिस्तान की तौहीन कर रहे हैं। ये जो मामला है ये कश्मीर की इंटरनल पॉलिटिक्स से जुड़ा है, कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल सिस्टम से जुड़ा है। इसका कोई ठीक ताल्लुक नहीं है कश्मीर के फ्यूचर से। कश्मीर का जो फ्यूचर जब डिसाइड होना है तो वो 1974 के एक्ट के तहत नहीं डिसाइड होना, वो यूएन की रेजोल्यूशन पे डिसाइड होना है। जब यूएन की रेजोल्यूशन ऑन प्रैक्टिस ग्राउंड पर होंगी तब आजाद कश्मीर नामी हुकूमत का कोई वहां पर अमलदारी नहीं होगी, कोई वहां पर उसकी किसी किस्म का नाम नहीं होगा रियासत आजाद हुकूमत जम्मू कश्मीर। तो उस वक्त तो इंडियन कश्मीर भी शामिल हो जाएगा, वो इस वक्त डिस्प्यूटेड टेरिटरी गिलगित बल्तिस्तान है वो भी उसमें शामिल है। तो जब यूएन की रेजोल्यूशन के ऊपर अगर रायशुमारी जैसे आइडियली पाकिस्तान में हम बात करते हैं होगी, तो इस सारे कजिए का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये मेरा ख्याल है, ये आपको रोक के मैंने मुनासिब समझा कि आपकी व्यूवरशिप को ये क्लैरिफाई किया जाए कि कश्मीर का मुद्दा जो है, मसला कश्मीर, पाकिस्तान के साथ उसका इल्हाक, इसका इस चीज सारी चीज से, सारे कजिए से कोई ताल्लुक नहीं। सही। मैं बस एक ये चीज ऐड करने लगा था कि
जिसकी वजह से मेरी हंसी निकल गई थी, वो ये थी कि 74 से पहले तो हम यहाँ पाकिस्तान में भी नहीं इलेक्शन कराते थे, तो ठीक है आगे। तो एग्जैक्टली। बहुत शुक्रिया इकराम, और ये जो सूरत हाल है इसको गवर्नमेंट को, रियासत को फौरी तौर पर जो है वो इसका नोटिस लेना चाहिए है, बजाय इसके कि मामला जो है वो मजीद तशद्दुद की तरफ जाए। इसको सियासी तरीके से हल करना चाहिए। नाजरीन के लिए फिलहाल के लिए हमारी तरफ से इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अली वारसी को फिलहाल के लिए नया दौर के प्लेटफॉर्म से इजाजत दीजिए। आदाब।